टेस्ट सीरीज हो, आंसर राइटिंग हो, तो रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत बोरिंग चीजें होती है, पर आखिरकार आई थिंक वही काम सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और स्टूडेंट उसको छोड़ के भागते हैं और आंसर राइटिंग भागते हैं। शुरुआत में और जैसा आपने कहा आंसर राइटिंग इज मस्ट, आपको करना ही चाहिए। बहुत समय से ये चेंजेस आ भी रहे हैं और एक छोटा सा मैसेज, बहुत लोग इसी डर से गुजरते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ, और रोज खुद से लड़ना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। तो जाके इसके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक वो थोड़े जो बोरिंग सजेशंस होते हैं वही कई बार काम कर जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी, आपको एक कंटिन्यूअस लेवल पर तैयारी करते रहना चाहिए, नहीं कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रिवीजन और प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज हो, आंसर राइटिंग हो, तो रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत बोरिंग चीजें होती है, पर आखिरकार आई थिंक वही काम सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और स्टूडेंट उसको छोड़ के भागते हैं और आंसर राइटिंग भागते हैं। शुरुआत में और जैसा आपने कहा आंसर राइटिंग इज मस्ट, आपको करना ही चाहिए। बहुत समय से ये चेंजेस आ भी रहे हैं और एक छोटा सा मैसेज, बहुत लोग इसी डर से गुजरते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ, और रोज खुद से लड़ना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। तो जाके इसके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक वो थोड़े जो बोरिंग सजेशंस होते हैं वही कई बार काम कर जाते हैं। तो हम बार बार दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, राइट। नंबर वन, इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज, और दूसरा सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे, इसको हम लोग सोशल इश्यूज बोलते हैं, सोशल इश्यूज। ये दो शब्द हम अक्सर एक बार जो है एक दूसरे के, इस सिक्के के दो पहलू की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो भारतीय समाज बेसिकली, कल मैंने आपको समझाया था, ये वो आपका रंगमंच है, ये आपका वो थिएटर है जहां आपको परफॉर्म करना है। तो इसको समझ इसकी आपको होनी चाहिए, इसकी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए कि क्या चैलेंजेस आपके सामने आएगा। तो ये दिस इज नोन एज इंडियन सोसाइटी, इसको हम लोग इंडियन सोसाइटी कहते हैं। तो भारतीय समाज कैसा है? क्या ये एकल रूपी है, यानी कि अगर वो मोनोटोन में है, या ये बहुत ही पैराडॉक्सियल है, विरोधाभासी है? तो क्या होता है जब समाज में कई लेयर्स होती हैं, कई तरह के संघर्ष होते हैं, कई तरह की आइडेंटिटीज होती हैं, कई तरह की पहचानें शामिल होती हैं, तो वहां मुद्दों का जन्म होता है, इश्यूज का जन्म होता है। इश्यूज क्या होते हैं? इश्यूज का मतलब होता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी जा सकती हैं। मुद्दे वो होते हैं जो हमें अलग अलग परिभाषाओं की तरफ लेकर जाते हैं। क्लियर है? तो अब हम यहां बात करेंगे सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं। तो मुद्दे क्या होते हैं? मुद्दे, छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको किस तरह की चीजों का जो है वो देखना पड़ेगा, क्या आपका विरोधाभास है। जो चीज मुद्दों में होता है, जो चीज समाज में ढेर सारे लोग हैं, अलग अलग धार्मिक पहचाने हैं, जातीय पहचाने, लैंगिक पहचान, भाषा की आइडेंटिटी, लैंग्वेज आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी, तमाम तरह की चीज है, ठीक है, तमाम तरह की चीज है। तो इस समाज में जो अलग अलग लेयर्स हैं, जो अलग अलग पहचाने हैं, वो मुद्दों को जन्म दे देती हैं। जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। जो अगर एक कोई क्षेत्र हिंसा कर रहा है, एक कोई अपनी बात कह रहा है, दूसरा उसका विरोध करने पर उतर आएगा। तो मुद्दे करने का मतलब होता है कि किस रूप में आप इसको देख रहे हैं, और इसीलिए समाज बहुत ही जटिल अवधारणा हो जाती है। मुद्दे जो होते हैं, एक पक्ष समाज का उसको अलग तरीके से देखेगा, दूसरा पक्ष समाज का उसको अलग तरीके से देखेगा, और वहां मुद्दों का जन्म हो जाएगा। और इन मुद्दों से धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद जन्म ले लेते हैं, और जैसे जैसे ये विवाद जन्म लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने लगती है। और जैसे जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नीचे चली जाती है, यानी कानून व्यवस्था जब नीचे चली जाती है, सुरक्षा की भावना कम हो जाती है, सिक्योरिटी फीलिंग कम हो जाती है, और सुरक्षा की भावना जब कम हो जाती है तो आर्थिक गति कम हो जाती है, लोगों का सरकारों और तंत्र में विश्वास कम हो जाता है। आर्थिक गति जब कम हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, संसाधनों पर कैप्चरिंग बढ़ाने का तरीका बढ़ता जाएगा, कि अब संसाधनों के लिए, मैंने कल आपको बताया था, संसाधन आवंटित नहीं होंगे, संसाधनों पर धर पकड़ शुरू हो जाएगी, किसको क्या मिलेगा। तो अगर आज आगजनी हो रही है किसी एक सरकारी योजना के पीछे, लोग ट्रेनों को फूंक रहे हैं, बसों को फूंक रहे हैं, तो वही कि संसाधन अब हमें कैप्चर करने हैं। अब देखते जाओ, आर्थिक गति कम होगी तो धीरे धीरे संसाधन भी कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आर्थिकी क्या करती है, आर्थिकी जो है यानी रिसोर्सेज,
रिसोर्सेज यानी संसाधनों को बढ़ाने का काम करती है। संसाधन कम हो जाएंगे, संसाधन जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे, लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, भावनाएं निगेटिव हो जाएंगी, इमोशंस निगेटिव हो जाएंगे। अब जरा देखते जाओ, इमोशंस निगेटिव हो जाएंगे, लोगों इमोशन से लोग बनते हैं, पीपल जो है वो क्या हो जाएगा, वो फिर कैप्चरिंग करने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, और पीपल से क्या बनता है, राष्ट्र बनता है, यानी नेशन बनता है। कल बताया था तुम्हें, कल 3 पॉइंट बनाए थे, आज ये चक्र देख लो। तो जब समाज में मुद्दे विवादों में परिवर्तित हो जाते हैं, विवाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को चैलेंज करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को चैलेंज करने से सुरक्षाएं कम हो जाती हैं। मान लीजिए कहीं आगजनी हो रही है, नक्सलाइट्स हैं, कहीं बम फूट रहे हैं, तो तुम क्या वहां पर निवेश कर पाओगे? तुम विदेशी निवेशक से कहोगे आओ हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, बोलेगा जान है तो जहान है, हम अपने देश में कम से कम सुरक्षित तो हैं, तुम्हारे यहाँ बिजनेस कैसे करें? तो वो क्या करेगा, आर्थिक गति कम हो जाएगी, आर्थिक गति कम हो जाएगी तो संसाधनों की जो है वो क्या हो जाएगी, संसाधन कम विकसित होंगे, संसाधन कम विकसित होंगे तो असुरक्षा की भावना आएगी, संसाधनों की कैप्चरिंग बढ़ेगी, इमोशंस लोगों के फिर क्या हो जाएंगे, अलग तरीके से हो जाएंगे, वो अपने आप को हाशिए पे पड़ा हुआ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कई रिपोर्ट ये कह रही हैं कि बिहार में इतनी आगजनी क्यों हुई, तो उसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, जिस तरह से विकास की गतियां आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, और वहां के लोग जो हैं वो वंचित हो गए, उनके पास कोई संसाधन नहीं, उनको लगा कि आखिरी मौका है, कम से कम सेना समय से भर्ती कर रही है, 2 साल से भर्तियां नहीं हुई, तो कम से कम कुछ परिवारों को उम्मीद थी कि इससे हमारी रोजी रोटी चलेगी, तो वो गुस्से का एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण हुआ। अब मुद्दा आप कहेंगे नहीं बहुत गलत हुआ, युवाओं ने आग लगा दी, संसाधन जला दिए, बिल्कुल गलत है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन युवाओं की भावना क्या कह रही है? क्या वहां की राज्य सरकारें, जिनका पहला उत्तरदायित्व था, क्या वहां रोजगार प्रस्तुत करने में आप जो है सफल हो पाए? तो लोग जो है, जब उसमें एक स्टेटमेंट है, मैंने देखा एक युवक बोल रहा है कि हम आतंकवादी बन जाएंगे, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहा है हम आतंकवादी बन जाएंगे। तो क्या हो रहा है, लोगों की भावनाएं अब राष्ट्र के साथ नहीं, आतंकवादी का मतलब कि हम राष्ट्र में हथियार भी उठा लेंगे, हम आतंक का पर्याय देंगे। हम हमारे ही देश का युवा कह रहा है, जो सेना में जाने की बात कर रहा है, जो राष्ट्र की सुरक्षा की बात कर रहा है। आप देखिए इमोशंस कितने खतरनाक होते हैं। वो जो सेना की भर्ती होकर कल को आतंकवादियों की गोलियों का सामना करेगा, राष्ट्र की रक्षा करेगा, वो युवक कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो हम बंदूक उठा लेंगे, हम आतंकवादी बन जाएंगे। आपने भी वो स्टेटमेंट सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। तो इमोशंस जो होते हैं, जो कल मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि राष्ट्र की भावनाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, राइट? आपने भी ये सुना होगा, बहुत वायरल हुए हैं ये वीडियो, बहुत न्यूज चैनल ने इसको चलाया। तो इमोशंस अगर निगेटिव हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, लोग जो हैं आपस में जुड़ना बंद कर देंगे। मान लो इमोशन 2 धर्मों के बीच में विरोधाभासी हो गए कि हम तुम्हें नहीं पसंद करेंगे, तुम हमें नहीं पसंद करोगे, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध। तो अब आप एक तरफ से, अभी सोशल इश्यूज में मैं कम्युनल हार्मोनी पढ़ाने जा रहा हूं कि राष्ट्र तो भारतीयों का है ना, किसी धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग क्या नहीं है। राष्ट्र जो है ये भारत भारतीयों का है। तो राष्ट्र जब भारतीयों का है तो भारतीय भावना सर्वोपरि होनी चाहिए ना, इंडियनिज्म होना चाहिए सबसे पहले। और जब ये भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ही राष्ट्र का निर्माण होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चीन ने तमाम हमारे सैनिकों को मारा, ठीक है, गालवान में विवाद हुआ, तमाम तरह से विवाद हुआ। भारतीयों ने कसम खा ली कि सरकार जो कर रही हम चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आप देखिए क्या हुआ, हमारे इससे पहले मूर्तियां, सामान, हर चीज चीन से बन के आता। हमने चीनी सामान का विरोध करना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति ने कहा नहीं, हम अपने यहाँ के कुम्हारों से बना हुआ सामान लेंगे, हम भारत में बनी हुई झालरें लेंगे, हम त्योहारों पे भारत का सामान का इस्तेमाल करेंगे। चीन को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ सिर्फ दीपावली के दिन। क्यों? किसी सरकार ने विरोध नहीं किया। सरकार कह रही कि नहीं, इंपोर्ट हो रहा है, हम एक जो है वो प्रतिबंधों के अंदर बंधे हुए हैं। लेकिन भारत के लोगों ने कहा नहीं, हम सामान का बहिष्कार करेंगे। जरा उन भावनाओं को देखो, जब विदेशी कपड़ों की होली जला दी, स्वदेशी की तरफ चले गए, तो चाहे वो गांधी का आंदोलन, चाहे स्वदेशी आंदोलन रहा हो, बंगाल बंग भंग से निकला हुआ, कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे इनका सामान। देशवासियों ने कहा कि हम खादी बना के पहन लेंगे, लेकिन विदेशी कपड़ों को हम नहीं हाथ लगाएंगे। तो क्या हुआ? राष्ट्रीय भावना थी। लोगों ने कहा हम अपनी नौकरियां छोड़ देंगे, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। हम अवज्ञा कर रहे हैं तुम्हारी बात का, ये भावना थी। नतीजा क्या हुआ? राष्ट्र निर्मित होना शुरू हो जाता है।
यही चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो हम सभी एक बहुत ही लेयर का हिस्सा हैं, कई लेयर का हिस्सा है, सबसे जटिल विषय है। इस विषय को अगर तुम समझ पाए तो तुम जान पाओगे इतिहास हमें क्या सिखाएगा, ज्योग्राफी से हम संसाधनों में क्या सीख सकते हैं, पॉलिटी में कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री, ये पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमिक्स किसके लिए काम करेगा? इसके लिए काम करेगा। क्योंकि देश क्या है? देश की दो भावनाएं, दो बातें। देश एक भौगोलिक इकाई है, ज्योग्राफिकल यूनिट है, ये भारत वर्ष हो गया, और ये जो है वो एक इकाई है। दूसरा क्या है? देश जो है वो एक लोगों के साथ जुड़ाव के क्षेत्र है, कि ये वो ज्योग्राफिकल एरिया जहां भारतवासी रहते हैं। और अगर भारतवासी डिवाइडेड हैं, अगर भारतवासी डिवाइडेड हैं तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समाज अपने मुद्दों को, ठीक है, आपका पूजा पद्धति अलग है, मेरी पूजा पद्धति अलग है, आप अलग तरीके से इबादत करते हैं, मैं अलग तरीके से पूजा करता हूं, ये एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन मुद्दा जब विवाद में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं मेरी बात सही है तुम्हारी बात गलत है, तो विवाद क्या होगा? अब तुम इस चार्ट को बना लो, बहुत कुछ तुम्हें समझ में आएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, हिंसा होगी, मार दिए जाएंगे, दंगे होंगे। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात करेंगे, क्योंकि विवादों में सही और गलत का पता नहीं चलता। मैंने कहा नहीं, पर्सपेक्टिव है, आप किस साइड खड़े हो, आप जिस साइड खड़े हो उसको सही करिए। मानव की प्रकृति होती है कि वो उसको ही केवल सही साबित करने की कोशिश करता है, जिस साइड वो खड़ा होता है बस उसी को सही साबित करने की कोशिश करता है, राइट? तो लॉ एंड ऑर्डर, फिर सुरक्षा की भावना घट जाती है, आर्थिक गतिकी कम हो जाती है, संसाधन कम डेवलप होते हैं, इमोशन निगेटिव हो जाते हैं, भाड़ में गया राष्ट्र, लोग ये तक कहने लगते हैं हमें नौकरियां हमारी चाहिए, हमें हमारा ये चीज चाहिए, हमारा वो चीज चाहिए। तो फिर क्या होता है? वहां से जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं वो आहत हो जाती है, और राष्ट्र के रूप में जो हम अपनी एनर्जी को समराइज करना चाहते हैं वो समराइज नहीं होती है। इसीलिए सामाजिक मुद्दों को समझना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी हो सकता है, ये महिला और पुरुष के बीच में होता है, पैट्रियार्की के बीच में हो सकता है, धर्मों के बीच में हो सकता है, भाषा के बीच में हो सकता है, मुख्य धारा के लोग और आदिवासियों के बीच में हो सकता है। कहां नहीं हो सकता ये विवाद? कहां नहीं हो सकता? जिस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, जिस डेवलपमेंटल थ्योरी को पढ़ते हो वहां हो सकता है ये। तो चलो सिलेबस को समझते हैं कि कैसे काम करेगा। एग्जाम्पल दूं छोटी सी बात का, इश्यूज कितने खतरनाक होते हैं, एग्जाम्पल दूं? सिलेबस को समझे बिना यूपीएससी में नहीं जाओगे, ये बात ध्यान रखना। सिलेबस की भाषा जो ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसकी भाषा बहुत बड़ी है, इसकी भाषा को इसकी तरह ही डिकोड करो। एक छोटा सा एग्जांपल दूं आप लोगों को, मजा आएगा। तुम विकास के बारे में जानते हो, क्या तुम समझते हो कि डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, देश का विकास होना चाहिए, कहते हो ना, हमेशा कहते हो। तो मैं आज जो सिलेबस पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, उसकी गहराई समझना कि ये कितना गहरा है। और इस क्लास को पढ़ने के बाद तुम्हारी सोच जो है वो हमेशा के लिए बदलनी शुरू हो जाएगी। अब बताता हूं तुम्हें क्या चीज है। छोटी सी एक बात, तो तुम कहते हो कि भारत में विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। विकास की परिभाषा डेवलपमेंट की आपने क्या बात कही? डेवलपमेंट आपने कहा कि भाई वी मस्ट नीड इलेक्ट्रिसिटी, हमें ऊर्जा सुरक्षा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कौन मना कर रहा है तुम्हें? वी नीड इरिगेशन, हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए साहब, ठीक है। आपने सब कुछ इसके बारे में कहा। नहरें निकलनी चाहिए, बिल्कुल निकलनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन द इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ द कॉन्फ्लिक्ट जनरेट, कि विकास अपने आप में कई बार पूर्ण सत्य नहीं होता है, नॉट अ कंप्लीट ट्रुथ। एग्जाम्पल देखता हूं, मेरे साथ धैर्य से सुनना, ताकि मैं तुम्हें इंडियन सोसाइटी में जब लेयर बाय लेयर नीचे लेकर जाऊंगा ना, तो बेचैनी इतनी तुम्हारी बढ़ जाएगी कि मजा आएगा। फिर तुम आगे पूरे मेंस के सिलेबस को यहीं इसी पॉइंट पे जोड़ ले जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, हम बात करते हैं। तो क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, कैनल, ये सब मुझे चाहिए, फ्लड रुकना चाहिए ताकि उससे जो है नुकसान ना हो, दैट्स गुड। और हम इसके लिए धारणा बनाए। तो हमने क्या किया, वी डिसाइडेड टू बिल्ड अ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक डैम होना चाहिए, एक बांध बनना चाहिए। हमने एक डिसीजन लिया, तो कितना बढ़िया है, संसद से बिल पास हो गया, पैसे भी आ गए, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब क्या हुआ, एक नदी बह रही थी, वो अपने प्राकृतिक बहाव के साथ बह रही है,
कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, सरकार ने एक बड़ा सा डैम बना दिया इसमें, ठीक, इससे पानी कंट्रोल होकर गिरने लगा, पंचक्की चलने लगी, ये पंचक्की चल रही है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सिंचाई के लिए नहरें निकल रही हैं। तो डैम का इसको मैंने ए हिस्सा मान लिया, ए। तो देखो कितना अच्छा डेवलपमेंट, इरिगेशन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, बाढ़ कंट्रोल कर ली गई, बिजली बन रही है, वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल। बट मैंने आपको बताया ना कि इस समाज में हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब क्या हुआ कि इस डैम के पीछे के इलाके में एक जलाशय बनाया जाता है जहां पानी आकर रुकता है। नदी का पानी कंट्रोल जब किया जाता है तो जलाशय में एक रिजर्वायर होता है। आपने गोविंद सागर बांध, हीराकुंड डैम के पीछे के बांध, ये सब आपने पढ़ा होगा, पुरानी टहरी, ठीक है। तो आपने ये सब चीज जो है वो आपने सुना होगा। अब नतीजा क्या होगा कि ये रिजर्वायर, ये जलाशय बना हुआ है। जब ये जलाशय बनेगा तो इसके बड़े इलाके में जो लोग हैं, जो जंगल है, जमीन है, गांव है, इनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो डूब के मर जाएंगे। अब इनको विस्थापित होना पड़ेगा। यानी अगर ये सालों से उस कल्चर में जी रहे हैं, अगर उस कल्चर का हिस्सा हैं, अगर वो उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है, तो ये वहां से क्या हो जाएंगे समस्या के साथ। अब वो क्या होगा, इनको यहां से हटना पड़ेगा, ठीक है, हटना पड़ेगा। अब ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अब क्या होगा इस केस में, यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या जन्मेगी कि उनको पलायन करना पड़ेगा, उनको अपनी जंगल जमीन छोड़कर जाना पड़ेगा, या उनको छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया जाएगा। अब जरा देखो, तुम बी साइड में हो। डू यू एग्री विद दिस डेवलपमेंट? तुम्हें आज तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जंगल जमीन छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तुम्हें तुम्हारे पुरखे जहां रह रहे हैं वहां तुम्हें मार के भगाया जा रहा है कि तुम्हें जाओ, या मजबूर किया जा रहा है कि डैम का पानी बढ़ जाएगा, मर जाओगे इसमें। और तुम इस बी साइड पर हो, तुम्हारे दादा परदादा यहीं पे रहते चले आए हैं, तुम इसी जंगलों में पले बढ़े हो। तुम मुझे बताओ, तुम बी साइड में हो, तुम इस डैम डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करोगे? मुझे मेरी बात का जवाब दे दो। तुम इस डैम डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करोगे? तुम्हें तुम्हारी जमीन से हटा दिया जाएगा, तुम्हारे जंगल खेत सब जो है डूब जाएंगे, तुम्हारा कल्चर खत्म हो जाएगा। जहां पर तुम सदियों में रहे बड़े, तुम्हारा कल्चर ही खत्म हो जाएगा, वहां से हटने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम कभी भी इसको बाय हार्ट एक्सेप्ट करोगे? मुझे ईमानदारी से बताना, जो डेवलपमेंट चाह रहे थे, जो ये कह रहे थे नहीं बिजली होनी चाहिए, सिंचाई होनी चाहिए, जो है बाढ़ रुकनी चाहिए, राइट। और अगर तुम्हारा घर इस साइड में है, ए साइड में, तुम्हारे घर अस्पतालों में तुम बिजली चाह रहे थे, ठीक है, और तुम चाह रहे थे कि बिजली 24 घंटे आए, ठीक है, बाढ़ ना आए, ठीक है, और जो है वो सिंचाई सुविधा हो। अब तुम में से कुछ लोगों का घर ए साइड में है, तुम लोग चाहोगे ये डैम बने? तुम लोग चाहोगे ये डैम बने? ईमानदारी से बताना कि अगर तुम्हारा घर ए साइड में है, तुम चाहते हो 24 घंटे बिजली आए, मेरे स्कूल में बिजली आए, रात में एग्जाम देने के लिए मुझे बिजली मिल जाए, तो मैं रात में पढ़ाई कर लूं। और कुछ लोग बी साइड में हो, जिनके पूरी कल्चर खत्म हो जाएगा, जिनका पूरा जो है सिस्टम डेवलप खत्म हो जाएगा, उनके जो है। तो आप मुझे बताओ, क्या तुम चाहोगे डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट वर्ड, इट डिपेंड ऑन विच साइड यू आर। आप समझे इतना कठिन क्यों है? इतना कठिन क्यों है? अब जैसे किसी ने लिखा है, सनी ने लिख के भेजा कि अगर बी साइड होंगे तो नो, ए साइड होंगे तो एस। लेकिन जिंदगी में दो चॉइसेस एक साथ कहां मिलती है मेरे बच्चे? या तो तुम इस साइड में होगे या इस साइड में होगे, और दोनों तरफ कुछ ना कुछ लोग हैं। तो ए वाला कहेगा यस, बी वाला कहेगा नो। और जब तुम मुझे बताओ, अब जो बात कहने जा रहा हूं उसकी गहराई समझो, कि जिस जगह यस और नो दोनों होते हैं, वहां पर क्या होता है? जहां पर एक वर्ग कहे यस होना चाहिए और जहां एक वर्ग कहे नो नहीं होना चाहिए, वहां पर क्या होता है मुझे ये बताओ? वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है।
और अतीत में देखते चले जाओ। कुछ ने कहा भारत में रहेंगे, कुछ ने कहा नहीं हम धर्म के आधार पर दूसरी जगह रहेंगे। देश बट गया, लाखों लाखों लोगों का खून बह गया। कुछ ने कहा यह नियम होना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं पति के मरने पर महिलाओं को जलाया जाना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं जलाया जाना चाहिए। विवाद हुआ, विवाद हुआ, समाज सुधारकों को मारा गया। कुछ ने कहा यह सुधार होना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं होना चाहिए। यही हमारा समाज है। कभी भी, जो कल मैंने क्लास शुरू की थी कि प्रधानमंत्री ने बोला कि भारत में सुधारों की राह आसान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑफ यस एंड नो बोथ इन द सोसाइटी, बिकॉज बोथ हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब समझ में आया कि निर्णय लेना कठिन क्यों होता है। एक प्रशासनिक अधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितना डिफिकल्ट होता है, उसको ही जाकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती कि हां भाई हम सही कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और प्रधानमंत्री ने जो ये कल कहा था कि बहुत लंबे समय बाद तुम्हें समझ में आएगा कि इन सुधारों के क्या पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं, और हम अपने यस और नो के साथ जकड़ जाते हैं। समझ में आया कि क्यों? अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें निर्णय लेना हो अब इस स्थिति में कि ये डैम होना चाहिए, और ये बहुत सच्चाई घटना है, नर्मदा डैम का नाम ले रहा हूं, नर्मदा डैम का नाम ले रहा हूं। आप कभी भी मौका मिले इंटरनेट पे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़िएगा साहब, तब आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति रही है, क्या हुआ। कभी मेरे कहने पे ओल्ड टेहरी के बारे में पढ़िएगा। टेहरी डैम में बड़ी जबरदस्त संस्कृति, दूधा तोली हथकरघा उद्योग था, हैंडलूम इंडस्ट्री थी, पूरा का पूरा ओल्ड टेहरी साफ हो गई, विलीन हो गई पानी के नीचे। पानी के नीचे पूरी की पूरी जो है वो विलीन हो गई। उनके लोगों से पूछो कि तुम्हारा जंगल, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा हैंडीक्राफ्ट कहां गया, उनसे पूछ के देखो। राइट? तो अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। इसमें से तुम किसे सही कहोगे और किसे गलत कहोगे, ये अब मैं एक ऑफिसर की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें इसी पर्सपेक्टिव से इंडियन सोसाइटी पढ़ाऊंगा। कौन सही है और कौन गलत। अरे अमन ने लिखा दोनों सही हैं, तो निर्णय लेने में दोनों कैसे सही हो सकते हैं? क्योंकि जिसके पक्ष में निर्णय होगा वही काम होगा। ये मध्य मार्ग मत अपनाओ कि दोनों सही हैं। अरे निर्णय तुम एक के पक्ष में लोगे ना, ये कहेगा डैम नहीं बनना चाहिए, ये कहेगा डैम बनना चाहिए, और तुमने डैम बना दिया। अब एक ऑफिसर के तौर पे तुम किसको सही कहोगे और किसको गलत कहोगे? जैसे लिखा किसी ने ए सही है, तो अगर ए सही है तो आज देश के बहुत बड़े हिस्से में नक्सलवाद के नाम पर जो लोगों ने बंदूकें उठाई वो आदिवासी लोग थे। और जब उन्होंने उसको उठाया, जब शुरुआती दौर में नक्सलवाद था, तो वो एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई भी थी कि उनका बहुत हद तक शोषण हुआ था। और शोषण करने वाला कोई और नहीं, भारतीय प्रशासन भी था, भारतीय शासन भी था। और कभी आपको मौका मिले सलाम बस्तर पढ़िएगा राहुल पंडिता की, आपको पता चलेगा कि हमने अपने ही देश के लोगों के संसाधनों का शोषण किया। अरे जिस जमीन पे तुम हो उसके मालिक हो तुम। और तुम ये मेरे कहने पे आज ये पढ़ के देख लेना कि जहां जहां लोहा है, जहां जहां खनिज है, कोयला है, वहीं नक्सलवाद है और वहीं सबसे ज्यादा गरीबी है। जो संसाधनों के ऊपर बैठे हैं वही सबसे ज्यादा गरीब हैं, वही सबसे ज्यादा शोषित हैं। उनकी जंगल जमीनों को उजाड़ दिया गया और वहीं पर नक्सलवाद है। आज आप मैप उठा के चेक कर लीजिएगा साहब, चेक कर लीजिएगा। सो हमारे समाज में जो डेवलपमेंट की परिभाषा है, ये ए सही है, ये तय किसने किया? पहले मुझे बताओ, ये ए सही है तो ये तय किसने किया? पावर ने, एकजुटता ने। ये तय आपने किया। आपने इनसे पूछा था कि तुम्हारी जमीनें उजाड़ जाएंगी, तुम यहां से चले जाओगे। ये आपने सत्ता, जिसको आपने सत्ता में चुनकर भेजा, जो पावर है, आपने तय किया साहब कि ए सही होगा। तो आपके हिसाब से जंगलों को काट के वहां 5 स्टार होटल बना देना चाहिए? आप बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए साहब।
बोले सारा कोयला निकाल लेना चाहिए, हमें ईंधन की बड़ी जरूरत है। लेकिन उस कोयला निकालने की कीमत, वो जो सदियों से आदिवासी के रूप में रह रहे हैं, उनको वहां से उजड़ना पड़ेगा, उनको वहां से भागना पड़ेगा, उनको वहां से जाना पड़ेगा। फिर वो कहां जाएगा किसी को नहीं पता। तुमने उजाड़ दिया, वो कहां जाएगा किसी को नहीं पता। तुम में से कितने लोग होंगे जो अपने कंफर्ट जोन से उजड़ के कहीं जाना चाहेंगे? मैं तुम्हें, तुम्हारे अच्छा सा मकान है, तुम्हारे बाप दादा वहां सालों से रह रहे हैं, तुम्हारे सारे रिश्तेदार वहां हैं, तुम्हारी यादें वहां हैं, और मैं कह दूं यहां से 500 किलोमीटर दूर तुम्हें एक बंजर जगह पे जाके रहना है, जाके तुम रहोगे, दूसरों की कहानी बात की, तुम्हें अगर जाना पड़े तो रहोगे। जहां का क्लाइमेट भी तुम्हारे लिए हॉस्टाइल है, तुम वहां के, तुम्हें जंगलों में रहने की आदत है, तुम वहां शहरों की बिल्डिंग, पागल। तुम कभी अपने गांव से किसी बुजुर्ग को एक शहर लेकर आओ, तुम में से लेकर आओ, मैं जो बात कह रहा हूं इत्तेफाक करके देखना, गांव में तुम्हारे कोई बुजुर्ग रहते हो और आप शहर के 2 कमरे के मकान में उनको लेकर आओ, तुम देखोगे 7वें 8वें उनका दम घुटने लगता है। तुम खुद परेशान होना शुरू हो जाते हो। वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, टहलने की आदत है, आंगन में बैठने की आदत है, खुली हवा की आदत है, उनको खिड़की दरवाजे नहीं मिलते हैं, छोटे से फ्लैट में रोशनी नहीं आती है, तो बोलते हैं बाबू हम जैसे भी हैं रह लेंगे, हमें हमारे गांव छोड़ाओ, कम से कम खुली हवा में तो हम रह लेंगे, शाम को कम से कम 4 लोग आके बैठते हैं तो उनसे एक दूसरे का सुख दुख तो ले लेंगे। ऐसा ही बोला होगा उन्होंने। बोले यहां तो अगल बगल किसी से बात कर लो तो ऐसे घूर के देखते हैं जैसे मैंने उसकी किडनी मांग ली हो। हाँ या ना? सही कह रहा हूं? तो सवाल यह है कि जब हम मुद्दों में घुसते हैं तो सही क्या है और गलत क्या है, इसकी परिभाषा पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको सोशल इश्यूज कहते हैं। और इशू को समझने के तुम्हें अपने समाज का कैरेक्टर जानना पड़ेगा कि हमारे समाज में इतनी लेयर्स क्यों है, हमारे समाज में इतनी जो है वैरायटी क्यों है, और क्यों राजनीति गिद्ध की तरह बैठती है। जैसे गिद्ध बैठा रहता है ना कि अब ये मरेगा, अभी इसका मांस नोच कर खाना है। तो हमारे समाज के इस विघटन की वजह से वो देखता है अच्छा वो वाली जाति मेरे काम की है, आप पकड़ो इसको, इलेक्शन जीतना है। वो वाला धर्म मेरे काम का है, आज भड़केंगे दंगे, वो मेरे काम का, पकड़ो इसको। वो वाला मुद्दा मेरे काम का है, पकड़ो इसको। अरे वो दलित है, पकड़ो इसको। तो तुम देखते हो कि जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो हम निचले से निचले स्तर पर जाने, हर चुनाव के बाद यही होता है कि कौन ज्यादा निचले स्तर पर उतर रहा है। तो तुम देखते हो, तुम्हें खुद नहीं पता होता, अच्छा इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, जातियों के अंदर इतनी जातियां हैं, इतने क्षेत्रवाद हैं। तुम्हें उसी समय पता चल, जब इलेक्शन आता है, जब छीछा लेदर शुरू होती है, दे कीचड़ एक दूसरे के ऊपर मारना शुरू करते हैं और भयानक स्थिति हो जाती है। तब तुम्हें भारतीय समाज पता आता, तो क्या करता है, राजनीति उसी को देखता है कहां मेरा मांस मिल रहा है, और लोग समझते हैं कि वो नहीं ले, तो राजनीति उनको पकड़ के बैठता है, आराम से काम हो जाता है। राइट। और इकोनॉमिक्स बताता है कि संसाधन डेवलप नहीं होंगे या होंगे, संसाधनों की कैप्चरिंग करोगे या डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जब तक संसाधन तुम्हारे यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सबको उसका हक मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कमाने का साधन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सर पे छत मिल रही है, महिलाओं के लिए शौचालय मिल रहा है, बच्चियों के लिए स्कूल मिल रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब मुझे कब्जा करने की नौबत आ जाएगी तो उस दौरान तो हम धक्का मुक्की करेंगे ना। देखे होगे ना, कभी जनरल डब्बे में जाके देखो, कभी रेलवे स्टेशन पे जाके देखो, महाराष्ट्र में टॉयलेट करने की लाइन में जाके देखो, है भाई साहब हटिए, है भाई साहब, मतलब कुछ नहीं। आप दिल्ली में कालका जी में पीने का पानी लेने के लिए सुबह सुबह टैंकर आते हैं, ओ भाई साहब मैंने अपने सामने देखा है। और वो वहां जो सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता की ऐसी तैसी जो होती है, वो साहित्यिक भाषा में एक दूसरे से बात होती है। वो जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, मात्र 10 से 20 लीटर पीने का पानी प्राप्त करने के लिए पूरा परिवार एक दूसरे को लात मारा, चल चल नीचे मेरी बारी है, दूसरे को मारा, गाली दे रहा है, उसकी पैंट पकड़ खींच रहा है, औरतें आपस में बाल नोच रही हैं, किसके लिए? 20 लीटर पानी के लिए। पूरा परिवार, डेली के डेली का काम, ऐसा नहीं एक दिन। ये है तुम्हारा राष्ट्र, ये है हमारा राष्ट्र, ये है हमारा समाज। राइट। और इसमें हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हम जागरूक नहीं है अपने चीजों के लिए। चलें आगे, यस बोलिए तो आगे पहुंचे, सिलेबस का दर्शन कराएं।
अब देखिए, एक ने ज्ञान बखारा, कहा सर इसको मुआवजा दिया जाए। अरे हम मुआवजा ही तो देते हैं, हम मुआवजा ही तो देते हैं, हम पुनर्स्थापना नहीं करते। भारतीय तंत्र में कंपनसेशन की व्यवस्था है, रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था नहीं है मेरे भाई। अब तुम एक बढ़िया जगह पे रह रहे हो और तुम्हें यहां से विस्थापित कर दिया, कुछ पैसे तुम्हें दे दिए, तुमने कहा जमीन चाहिए, तुम्हें एक ऐसी जगह पे जमीन दे दी, बंजर है, टॉयलेट नहीं है, तुम्हारा कोई भी अपने कल्चर का नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, तुम्हारी बोली भाषा के लोग नहीं है। जाओगे, जिस दिन जाना पड़ जाएगा उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मुआवजे के चक्कर में तो बर्बाद हुए। ये डॉक्टर अंशुमान सिंह राजपूत जी बोल रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा नहीं, रिहैबिलिटेशन होता है। और जिस दिन हम रिहैबिलिटेट कर पाए, तो रिहैबिलिटेट मनुष्य केवल नहीं होता है, उसका कल्चर भी होता है। मनुष्य कोई अंतरिक्ष से आया हुआ प्राणी नहीं है, वो एक कल्चरल सेटअप में रहता है साहब, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन अभी बाकी है कि ए और बी में से ए निर्णय क्यों लिया। मेरा क्वेश्चन अभी बाकी है, ठीक है। साहब ने पूछा कि इनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा देने से किसी का कल्चरल सेटअप लेकर आ सकते हो क्या? है? नहीं लेकर आ सकते। उसके कल्चर, जमीन, अगर मुआवजा देने से काम होता तो तुम जरा नर्मदा बचाओ आंदोलन में तुम पढ़ लेना, कई लोगों ने जल समाधि ले ली थी। उन्होंने कहा हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम मरना पसंद करेंगे। लास्ट में ये तक हुआ था, चेतावनियां दी गई थी। 70-72 परिवार रातों रात पानी के अंदर बच्चों सहित समाधि ले ली, मर गए, लेकिन वो उस जंगल जमीन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। किसी अन्य कल्चरल सेटअप में एस्टैब्लिश होना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। व्यक्ति वहीं रहना पसंद करता है जहां उसे अपनत्व की भावना होती है। और सिर्फ मनुष्यों के साथ हमारा अपनत्व नहीं होता है, हम जिस परिवेश में रह रहे होते हैं, जिसमें हम पले बढ़े होते हैं, उसके साथ भी हमारा अपनत्व होता है। मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है, इसको समझने की कोशिश करिए। पश्चिम कहता है ना कि मैन इज अ इकोनॉमिक, ह्यूमन इज अ इकोनॉमिक मैन, मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। भारतीय संस्कृति कहती मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। तो मेरा क्वेश्चन बच गया है तुम्हारे लिए, ये अब तुमसे आगे पूछूंगा कि ए और बी में आपने ज्यादातर लोगों ने कहा ए डिसीजन होता ही है, ए होता ही है, ए हमने किस बेसिस पे लिया, ये बात मैं तुमसे आगे पूछूंगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम जरा सामाजिक, सबसे पहले पेपर 1, जीएस पेपर 1 के बारे में पढ़ते हैं, ताकि आप न्यूज़पेपर से पढ़ना शुरू करिएगा। इसके लिए जो मैक्सिमम सामग्री आपको मिलेगी वो न्यूज़पेपर से मिलेगी। डन है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए सामाजिक मुद्दे, जीएस पेपर 1 सिलेबस। चलिए डन। तो सबसे पहले सिलेबस पे हम बात करते हैं और क्या क्या यूपीएससी आपसे कह रहा है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, फिर एक एक चीज पर आऊंगा और डिबेट करूंगा इस पे, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, जहां से हमारा क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा, तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। लिखते जाओ जल्दी से खटाखट, अभी बड़ा मजा आएगा इसमें डिस्कशन करने में। ये बड़ी खुली खुली चीज है, इसके लिए कोई किताब नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ सोच चाहिए, जो हो रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, एक दृष्टिकोण डेवलप करना है हमें, ठीक है। तो पहला सेगमेंट है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। तो कहिए तो सब लिखा के फिर डिस्कशन करें, या पहले डिस्कशन करके फिर लिखाएं? आप बताइए क्या किया जाए, क्योंकि हर एक बिंदु बड़ा गहरा है।
चलो अब इस पे आ जाते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ, जब लोगों ने कहा कि सर एक एक पॉइंट को पकड़िए और उसको बताते जाइए, मजा आएगा। अब जैसा मैंने बताया, आज तुम्हें दो शब्दों से परिचित कराया कि हमारे यहां हम लोग कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी, सिलेबस में जो पार्ट है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज। तो आज ये तुम्हें समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इश्यूज। भारतीय समाज में जो विरोधाभास है, भारतीय समाज में जो विरोधाभास, जो पैराडॉक्सियल नेचर है, वो मुद्दों को जन्म देता है। मुद्दे विवादों को जन्म देते हैं, विवाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ गई। अब जरा इसकी गहराई में समझो, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं के बारे में यह बात क्या कर रहा है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब भारतीय समाज की खास बात क्या है, पहले जरा ध्यान से, थोड़ा धैर्य से सुनना मेरे को, कोई भागम भाग नहीं है, हो सकता है इसी से तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए। तो जैसे आज हम अपने समाज को देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है धर्मों के नाम पर लड़ाई चल रही है, जाति, हिंदू धर्म की अगर जातियों की बात करें, भाषा की बात, हिंदी भाषी है, वो साउथ इंडियन लैंग्वेज है, वो द्रविडियन है, वो फलाना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम उनको अलग नाम से जो है मुख्य देश हिस्से के लोग बुलाते हैं, ठीक है। तो उनको अलग नाम से जो बोला जाता है, उनको अलग तरीके से देखा जाता है। हमारी जो खिलाड़ी हैं जैसे चानू हो गई या मैरी कॉम हो गई, तो आप देखते हैं अलग लोग दिखाए थे। कश्मीरी लोगों को अलग तरीके से, वो आपको अलग तरीके से देखते हैं। इसके बाद हम समाज के और गहरे में जाते हैं तो महिला और पुरुष में साफ साफ अंतर किया जाता है। बेटे को ज्यादा सुविधा मिल रही है, पढ़ाई ज्यादा मिल रही है, उसको रिसोर्सेज ज्यादा मिल रहे हैं। बेटी जो कि उसी माँ बाप की संतान है, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सब परिवारों में हो रहा है, लेकिन जो मैं एक मूल स्वरूप मिल रहा है वो हम बता रहे हैं। लड़की शादी होकर जाती है तो उसके लिए ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कि हम भाई औरत का कमाया हुआ नहीं खाते हैं, औरत घर के दहलीज के बाहर कदम नहीं रखती है, औरत का काम किचन के अंदर रोटी बनाना, बच्चे पालना है। हर जगह ये बात होती है कि नहीं होती है? तो ये सब कुछ कहां हो रहा है? ये रंगमंच कौन सा है? थोड़ी देर के लिए तुम समझो कि तुम एक थिएटर देखने के लिए आए हो और सामने जो है वो पूरा मंच और ये सारे कैरेक्टर तुम्हें वहीं तुम्हारे आसपास दिख रहे होंगे। पुरुष कमा के आता है, औरत को एक थप्पड़ भी मार देता है, फिर भी औरत जो है रोते हुए भी खाना बनाती है, बच्चों को पालती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं मर्द हूं, मैं कमा कर लेकर आया हूं, तो मुझे ये राइट है। और जब तुम फेमिनिज्म पढ़ते हो तो महिला और पुरुष जो है वो अपने जैविक अंतरों के बावजूद बराबर है। बहुत सी बातें निकल कर आ रही हैं। तो हम अपने समाज को जब देखते हैं तो हमें कुछ अलग अलग कैरेक्टर दिखाई पड़े। बड़ा इसके लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके लिए सिर्फ सोचने की जरूरत है। जो जहां पहुंचाना चाहता हूं वो समझो। तो इतना विरोधाभास है तो मैं पढ़ूं किसको? भारतीय समाज की विशेषताओं की क्या बात करूं? और विशेषताएं पढ़नी है। तो जब इतना मुझे अंतर दिखाई पड़ रहा है तो विशेषता क्या हो सकती है, कैरेक्टर क्या हो सकता है, जरा इसके बारे में विचार करते हैं। तो मैंने इसके लिए दो चीजें सीखी। जैसे मैं भारतीय समाज को अगर बात करूं, भारतीय संस्कृति, तो भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को मूल रूप से सनातन कहा जाता है। सनातन इज नॉट अबाउट हिंदुइज्म। सनातन का मतलब होता है वन हु इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम बहुत प्राचीन संस्कृतियां हैं, ठीक है। जैसे मेसोपोटामियन हो गया, सुमेरियन हो गया, हम बहुत प्राचीन संस्कृत का हिस्सा है, कल्चरल सेटअप का हिस्सा है। और इस कल्चरल सेटअप को अगर मैं नदी की तरह लूं तो इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग धाराएं इसमें आके जुड़ी हुई हैं, अलग अलग सोच के लोग आकर जुड़े हुए हैं, ढेर सारी चीजें इसमें आकर ऐड ऑन हो जाती है समय के साथ। अब जरा ध्यान से इसको समझते जाना, मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। अगर मैं इस प्राचीन संस्कृति को दो तरीके से बांट लूं, ठीक है। एक जो परंपरागत, जो उन परंपरा, उनको ये भी नहीं पता कि परंपरा की जड़ें कहां हैं, मूल रूप से कहां है। जैसे अभी हम लोग कई बार बात करते हैं, जैसे आज मैंने जब एनसीईआरटी क्लास में पढ़ाया छोटा सा, तो जैसे कई बार बात होती कि भाई अभी जैसे कई डिबेट आप लोगों ने सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई जो है वो दीपावली के दिन जो है वो पटाखे पे बैन लग गया क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है। तो कई ग्रुप ऐसे कहते हैं कि नहीं देखो भाई, हिंदुओं के ऊपर ही बैन क्यों हो रहा है, किसी और धर्म के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा बात बोलते हैं, अटैक हो रहा है धर्म पे, तमाम तरह के वीडियो चलते हैं, सोशल मीडिया पे बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पर्यावरण को बचाना है और इससे काफी पॉल्यूशन होता है, तो हम बात करते हैं। तो होता क्या है, जब आप सही तरीके से अपने कल्चर को समझते हो, अपने देश, अपने समाज को समझते हो, तो पता चलता है कि भाई बारूद यानी कि जो ये पटाखे जलाने का प्रचलन था, ये तो 14वीं शताब्दी में आया, और इसको लेकर आने वाले जो थे वो मुगल थे, जो सबसे पहले कैनन्स के साथ मध्य एशिया से बारूद को लेकर आए। यानी जो श्री राम के लौटने पर जो दिए जलाने की परंपरा थी वो मूल रूप से दीपावली थी। यानी मध्यकाल में एक प्रैक्टिस तुम्हारे पास आती है और उस प्रैक्टिस को तुम आज अपने जो आइडेंटिटी है उसके साथ जोड़कर देख रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। अब
यहां पर जो चीज समझ में आ रही, ऐसा क्यों होता है ये समझने की कोशिश करो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानने दीपावली मनाते हैं, वो पटाखे नहीं जलाते। कुछ लोग इसको धर्म के ऊपर आक्रमण भी बोलते हैं। तमाम तरह की चीजें होती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। अब जरा इस बात को समझो कि अगर वो मेडाइवल टाइम में आया है, यानी मूल रूप से ये तुम्हारे कल्चर का हिस्सा नहीं है पटाखे जलाना, क्योंकि 14वीं शताब्दी में तुम्हारे पास जो है वो आपके पास ये चीज आई है। तो चले हम, अब होता क्या है कि भारतीय संस्कृति को दो हिस्सों में विभाजित करके देखो। एक इसको मैं पश्चिगामी बोलता हूं, यानी परंपरागत हो गया, ठीक है। तो मैंने एक बड़ी अच्छी सी एक यहां पे एक डिस्कशन पहले किया था कि जब किसी हैबिट में, किसी प्रैक्टिस में तर्क निकल जाता है, विवेक निकल जाता है, तो वो रूढ़ि के रूप में कन्वर्ट, यानी कि आप तर्क का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स, और ये सभी जगह होता है, सभी जगह। मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी प्रैक्टिस को करते जा रहे हो लेकिन उसमें से तुम विवेक या तर्क निकाल दो, आर्ग्यूमेंट्स निकाल दो, तो वो रूढ़ि बन जाता है। जैसे आप कोई चीज कर रहे हो, बोले क्यों कर रहे हो, बोले नहीं पता, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, गाड़ी रोक दी, अशुभ हो जाएगा। बोले क्यों, मतलब गाड़ी जब चढ़ती है तो बिल्ली मरती है, गाड़ी तो वैसे वैसे रह जाती बेचारी। तो अब उस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि वो क्या है, वो एक मान्यता सी बन गई, इसमें अब तर्क गायब हो गया। भाई अगर कोई साइंटिफिक लॉजिक है कि वो जब गुजर रही है तो अपने साथ कोई ऐसा निगेटिव वेव्स लेके जा रही है, क्या हो रहा है। सो व्हेन देयर इज, हम किसको कहेंगे रूढ़ियां, कि जब परंपरा में आप तर्क निकाल देते हो, आर्ग्यूमेंट्स निकाल देते हो, तो वो रूढ़ी बन जाता है और रूढ़ियां जकड़न में चली जाती है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई पति मर गया तो इसकी विधवा को क्यों जलाया जाए, बोला जलाना है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, फलाना जगह ऐसा लिखा हुआ है, या ये व्यक्ति फलाना जाति से है तो इसको मंदिर में प्रवेश क्यों ना दिया जाए, बोला यहां ऐसा बोला गया है। सो ये रूढ़ी हो जाती है। किसने तुम्हें बताया, कहां तुमने लिखा हुआ देखा कि यहां नहीं जाना है, यहां महिला नहीं जा सकती, केवल पुरुष जा सकता है, ये काम केवल यही कर सकता है, अगर इसने भागवत सुन ली तो इसके साथ ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, ये जो सेगमेंट होता है वो इस रूप में हमारे सामने आता है। तो आर्ग्यूमेंट्स हमेशा बने रहने चाहिए, तो वो रिवाइव होता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके साथ, तो ये जकड़न में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, ये जकड़न में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ये हमारा सेगमेंट हो गया। तो भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, राइट। तो वो जकड़न के साथ है, वो कहता है कि नहीं ऐसा ही होता चला आया है, ऐसे ही होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मान लो जाति व्यवस्था को लेकर बात हो गई, कास्ट सिस्टम को लेकर बात हो गई, तो वो क्या है, वो एक जकड़न है। आर्ग्यूमेंट्स पूछो तो आर्ग्यूमेंट्स के पास नहीं है। दूसरा, समाज का एक हिस्सा ऐसा होता है जो मॉडर्न विचारों की तरफ चलता है, यानी वो आधुनिकता को, यानी वो तर्क के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो अब उस कंडीशन में हमारे यहां समाज दो धाराओं में तुम्हें सीधे, अभी तो सिर्फ अभी दो ही धाराओं में बांट रहा हूं, अभी देखते जाना इसके कई लेयर्स होंगी, तो तुम्हें दो भागों में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ऐसा तुम भी मानते हो, तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, किसी ना किसी के साथ तो क्लास में ऐसा जरूर हुआ होगा, ठीक है, जहां पर तुम्हें परंपराओं की, रूढ़ियों की, परिवार की इस सब चीजों की दुहाई दी गई होगी, हुआ होगा पक्का, कोई ना कोई होगा इसमें क्लास में, राइट। तो अब उस कंडीशन में तुम क्या देखते हो, देयर आर टू वेज सोसाइटी, साथ ही साथ एक एक परिवार में तुम्हें दो रास्ते दिखाई पड़ेंगे। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनसे पूछे बिना उसकी शादी तय, वो कह रही मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं आईएएस बनना चाहती हूं, आईपीएस, बोले वक्त घर में कोई बुजुर्ग बोलता है 18 साल में थे तो हमारा एक बच्चा हो गया था, ऐसी बात कही जाती है। और तुम जो है 20 साल की हो गई, पढ़ोगी, पति घर जाके पढ़ना, हाँ या ना। किसी लड़के से बात कर ली, क्लासमेट ही है, कॉपी मांग ली, घर बात पहुंच गई, अरे वो लड़के से बात कर रही थी, तुरंत घर में बात चलनी शुरू हो गई, लड़की हाथ से निकल गई है, बिगड़ गई है, तुरंत हाथ पीले करो, नहीं तो मुंह काला करा देगी पूरे परिवार का, हाँ या ना। ठीक है, मुगलों के समय ऐसा था कि भाई ऐसा हो सकता है, या पहले प्राचीन मध्यकाल में ऐसा था कि हो सकता है ऐसा हो कि जहां दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ी हो। भैया आज कहां ऐसा हो रहा है,
कई परिवारों में ऐसा होता है, मुझे कई बच्चों ने मैसेज किए, मैं तुम्हारे ही मैसेज से तुम्हारा जवाब दे रहा हूं। किसी को कोई अपना कलीग पसंद आ गया, काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, शादी करना चाहते हैं, नहीं हो सकती। पूरा परिवार लंबी लिस्ट लेके बैठ जाता है, ये मान्यताएं डिस्कार्ड। तो फिर तुम दर्द भरे गाने गाते हो, जीता था जिसके लिए मरता था। बोलो चारों तरफ फैला हुआ है, तो क्या होता है, तुम्हारा प्यार जो है वो इन रूढ़ियों की। तब तुम्हें समझ में आता है कि समाज इस समय दो डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपने समय के बदलाव को एक्सेप्ट करती है, और जो पिछली जनरेशन होती है वो उन परंपराओं में अपना अस्तित्व खोजती है। और जब ये दोनों चीजें होती हैं तो मेरे ख्याल से ये कहानी घर घर की है। एम आई राइट? हाँ या ना? एम आई राइट? किसी न किसी रूप में, पढ़ाई को लेकर, आधुनिकता को लेकर, कपड़ों को लेकर, फटी जीन्स पहन ली, घर में हाय तौबा मच गई, देखो घुटना दिखाई पड़ रहा है, कैसे अशोभनीय कपड़े हैं, मां बाप की नाक कटा खत्म, चाहे लड़की पहने चाहे लड़का। तो कौन से स्टेटमेंट आते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने इसलिए उसके साथ रेप हुआ? आपने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ा ना कि वो छोटे कपड़े पहनी हुई है, भेड़िया घूम रहा है सड़क पे, उसको मना करने की बजाय तुम कह रहे तुमने छोटे कपड़े पहने इसलिए जनाब की कामुकता उनके कंट्रोल से बाहर हो गई, तो उन्होंने अपराध बोध से, मतलब वो अपनी कामुकता के प्रभाव में आके वश में होकर उन्होंने ये काम कर दिया। बताइए, उस लड़की का जीवन तबाह कर दिया। व्हाट इज दिस? अब ये जरूरी नहीं कि आधुनिकता हमेशा सही हो। 18 साल का बच्चा, भाई बहुत टेंशन है, सुट्टा फूंक रहा है, हुक्का ले रहा है, हुक्का बार में कोई ताऊ तो बैठते नहीं है, ताऊ तो चौराहे पे फूंकते हैं। तो जो हुक्का बार है वहां पे कौन से वैसे जो दम मारो दम स्टाइल में कौन बैठा होता है? वो यूथ बैठा होता है। तो इन दोनों से जो एक, ये भी अपने इनसे पर्सपेक्टिव पूछ के देखो, ये उसको बताएंगे देखो अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा है, हुक्का पी रहा है, उसमें ड्रग्स ले रहा है, मैरिजुआना जो है वो पीता घूम रहा है वो, तो ये कौन है? ये भी तो यहां पे। तो आधुनिकता क्या सही है? तो आधुनिकता की परिभाषा कितनी सही है? रूढ़ियां गलत हैं तो रूढ़ियां कहां सही हैं? तो गलत और सही के रूप में भी तो देखो कि क्या चीज चल रही है। आज शराब पीना, जैसे मैं ही कहीं जाता हूं, कोई मान लीजिए फंक्शन है कुछ भी, तो लोग बियर लेके पहुंच जाते हैं। भाई मैं बिल्कुल ना ड्रिंक ना स्मोक नहीं करता हूं, मैं अपनी परंपराओं में विश्वास करता हूं कि परंपराओं के पीछे मेरा लॉजिक है। परंपराओं और रूढ़ियों के बीच का अंतर हमें समझना कि परंपरा, भाई मेरे पिताजी ने कभी नहीं किया, मैं भी नहीं कर सकता। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहा हूं शुरुआत से ही, तो मैं जानता हूं इससे स्वास्थ्य दुष्प्रभाव। अब लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, अरे साहब थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं भाई साहब नहीं, अरे बियर है 4% अल्कोहल होती है, 4 हो चाहे 14 हो, मतलब ये है तो अल्कोहलिक ही, जो गलत है वो गलत है। अरे कुछ नहीं होता। मैंने कहा, फिर मैंने स्वास्थ्य का बहाना बनाया, अरे यार वो थोड़ा सा लीवर थोड़ा सा फैटी हो गया है, आजकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। लीवर फैटी है? अरे ये बेस्ट है यार, बेस्ट है, अरे इससे किडनी साफ हो जाती है। हमने कहा भाई इंसान भी साफ हो जाता है, किडनी छोड़ो, ठीक है, ये स्थिति है, ये हालत होती है। लॉजिक देते हार्ट को कितना फायदा है, अब पता चलता 4 साल बाद मर गए। शाम को पीने के बाद जो है उनका सेरेबेलम हिला पड़ा है, उनसे उनके पैर नहीं रखे जा रहे, ये स्थिति हो गई है। और उसके बाद दुनिया भर को, मतलब मैं तो जाना हराम हो गया है कहीं भी, ये स्थिति हो गई है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो तुम भी जोश में आके पता चला क्या आप डायरेक्टर हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, अब कैसे कांटेक्ट कैसे बनेंगे? मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी आप सचिव के पोस्ट से रिटायर हुए, मतलब आप बोले यार बेटा हम भी ऐसे चारों तरफ पीते रहते थे, क्या करें, बैठ के हम पीते थे, मजबूरी, हम नहीं पी पाते थे, लेकिन वहां बैठते थे, कोल्ड ड्रिंक ले लेते थे, पानी ले लेते थे। तो बोले ये कांटेक्ट बनाने के लिए पीना जरूरी है, ये कहां से बात आई? बोले आप डिस्कार्ड कर दिए जाओगे, आप निकाल दो। मैंने कहा बताइए, स्थिति है कि मतलब अरे जिसको कांटेक्ट बनाना, मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो जिसको कांटेक्ट बनाना होगा मेरे साथ आके कांटेक्ट बना लेगा, लेकिन इसके लिए शराब पीना पड़ेगा, ये कौन सी शर्त है? तो आधुनिकता हमें कहीं और लेके जा रही। दीज क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या मेरी बात सही है? आज क्या ये अनुभव किया आपने कि अगर आप अपने दोस्तों के ग्रुप में सिगरेट नहीं पी रहे हैं,
शराब नहीं पी रहे हैं, तो ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है और ना मैं ये कहूंगा ये सही है। यही कॉन्फ्लिक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जहां तर्क है वो सही है। आधुनिकता बिना तर्क के, परंपरा बिना तर्क के दोनों गलत है। इफ आई हैव माई आर्ग्यूमेंट्स, आई हैव माई साइंटिफिक नॉलेज, आई हैव माई प्रूव एंड एविडेंस, आई एम राइट। सो आधुनिकता बिना तर्क की, अगर आप शराब नहीं पियोगे तो आपके कॉन्टेक्ट नहीं बनेंगे। तो मोदी जी को तो पूरे देश में जो है, पूरे विश्व में कांटेक्ट बनाना पड़ता, वो तो हाथ में चल गए जाम। तो इस तरह से चलेंगे। माफ करिएगा, मैं सिर्फ मजाक के उद्देश्य से कह रहा हूं। या देश का कोई भी प्रधानमंत्री हुआ तो अगली बार से वो गिफ्ट लेकर जाने की बजाय, ठीक है, वो बढ़िया जाम की बोतलें लेके जाएगा आगे से। बोले यार कांटेक्ट बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, तुम जिससे को उससे बनाएंगे, क्या टेंशन पड़ी है। इस तरह से काम होगा, राइट। सो दीज आर द फैक्ट्स। दोनों में एक जो है विरोधाभास क्रिएट होता है। अब जब भी आप विरोध करते हैं तो आप मॉडर्निटी, घर में भी हम बात करते हैं, अरे पुरानी पीढ़ी, हम लोग जनरली सुनते चले हैं जनरेशन गैप, वी जनरली यूज दिस वर्ड जनरेशन गैप। राइट, तो हम कहते हैं अरे यार ये घर के बूढ़े मचमच करते हैं, हर बात पे टोकते हैं। बट जब हमसे कोई गलती हो जाती है, कुछ गलत होता है, तब हमें रियलाइज होता है कि उनकी भी बात में कुछ दम था, वो कुछ हद तक सही थे। तो अगर दोनों में मैं अगर आपसे कहूं कि कैसे बचा जा सकता है, व्हेन यू हैव द आर्ग्यूमेंट्स, व्हेन यू हैव द साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स, यू आर राइट। क्लियर है? चलिए, तो अगला मैं डिस्कस करूंगा जाति व्यवस्था क्या होती है। तो हमें सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी सबसे पहले समझना है कि ये क्या होती है, कैसे काम करती है। अब जैसे ये बालाजी आए हुए हैं, ये कह रहे हैं क्या यूपीएससी में रट्टा मारना पड़ता है क्या? तो तुमने यूपीएससी का नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ा। कहिए तो किसी दिन मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा यूपीएससी क्या कहता है। यूपीएससी कहता है कि वी आर नॉट गोइंग टू चेक योर मेमोरी, वी आर गोइंग टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट। कि हम आपकी मेमोरी चेक करने नहीं जा रहे हैं, हम आपकी समझ और विवादों को समझने का तरीका समझने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन देखोगे? राइट। अगला है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो तुमने सुना होगा इसके बारे में कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। बचपन से पढ़ाया गया, निबंध उबंध भी लिखवाया गया होगा, ठीक है। गाय भैंस के बाद यही वाला निबंध हमने लिखा होगा। तो गुड फ्रेंड काऊ, इसके बाद भारत में अनेकता में एकता। लेकिन कभी सोचा कि ये भारत में इतनी अनेकता क्यों है? भारत का जो कल्चर है, जिसके लिए आज हमारा संघर्ष हो रहा है, कि कल्चर कई बार आइडेंटिटी की तरफ लेकर जाता है, राइट। वो चीजें हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्लियर है? तो भारत में डाइवर्सिटी के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि इसमें ढेर सारे जो है वो सेगमेंट हमारे पास है? उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है भारत की भौगोलिक विविधता। अगर भारत की ज्योग्राफी देखोगे तो एक तरफ जो है हिमालय, अगर भारत में तुम देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं, दक्षिण भारत के लोग अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं, कश्मीर के लोग अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं, मध्य भारत के लोग अलग तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, जो लद्दाख और उत्तराखंड के लोग हैं वो अलग तरीके से हमें दिखाई पड़ रहे हैं। उसी तरह तुम देखोगे भारत को अगर ध्यान से देखोगे तो विविधता का मतलब क्या हुआ? डाइवर्सिटी। हम एक जीवन के रूप में अपने जीवन को चलाने के लिए हमें ढेर सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हम रहते कहाँ हैं, हम खाते क्या हैं, हमारे कपड़े कैसे, हमारी मान्यताएं कैसी हैं, हमारे जो है वो तीज त्योहार और हमारी ये सारी चीजें कैसे हैं, राइट। अब ये हमारी पहचाने हैं। अब जैसे एक बच्चे ने यहां कमेंट किया, देखो ध्यान से, कि आप मुस्लिम के खिलाफ क्यों रहते हो। ये बड़ा अजीब सा कमेंट है, आज तक मेरे ऊपर ये किसी ने क्वेश्चन उठाया ही नहीं। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी इंडियन की है, कि मैं दर्शन को समझता हूं, फिलॉसफी को समझता हूं, मैं समझता हूं कि मैं भारतीय हूं और मेरी पहचान भारतीय है सर्वोपरि। अभी मैं आगे बताऊंगा पहचाने नैरोअर और ब्रॉडर दोनों होती हैं। अब इन्होंने जो आरोप लगाया, उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से आरोप लगाया। धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, यह समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है किसी भी रूप में। तो अब जैसे भारत की अगर हम बात करें यहां पर, तो डाइवर्सिटी है, रिलीजन की खूबसूरती भी बड़ी जरूरी होती है,
राइट। अब हम यहां पर बात करेंगे तो भारत में विविधता का जो है कारण वो क्या मौजूद है। अब भारत में भौगोलिक विविधता है। भारत में 15 प्रकार की जलवायु है, 8 तरह की मिट्टियां हैं, भारत के भू आकृतिक प्रदेश हैं जिसमें थार डेजर्ट है, हिमालयन प्रदेश है, तटीय मैदान है, प्रायद्वीपीय भारत है, मैदानी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट है और अंडमान निकोबार जैसे द्वीप भी हैं भारत में। तो जो भूगोल होता है, यानी इसको मैं जलवायु कहूंगा, तो जलवायु हमारे रिलीजन, मान्यताएं, कपड़े, जो है वो मकान, दुकान, ये सब कुछ तय करता है। सब कुछ यही तय करता है। कल्चर को गवर्न करने वाला ज्योग्राफी है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपसे देता हूं। एक इस तरह का मकान आपने देखा होगा, ढलवा छत वाला। एक आपने फ्लैट मकान देखा होगा, चपटी छत वाला। अब अंदाजा लगाओ, ये ए वाला और ये मकान बी वाला, ये कहां होगा ये मकान? ये तुमने इस तरह का मकान जहां पे ढलवा छत बनी होती है, वो मकान तुमने कहां देखा होगा? बताओ मुझे, कहां देखा होगा? चलिए मैं आपकी बुद्धि देखता हूं। जवाब सही आ रहा है? पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है या जहां बहुत वर्षा हो रही है। और ये कहां देखा होगा? जहां ना बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है और ना बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है। अगर तुम अंदाजा लगाओ कि मैं इस वाले मकान को किसी पहाड़ी क्षेत्र में जहां खूब बर्फबारी होती है, कश्मीर या कहीं और पर भी, अगर मैं बना दूं इस तरह का मकान, तो क्या होगा? बर्फ गिरेगी, ये दबके पूरे सारे के सारे लोग मर जाएंगे। बर्फ रुके नहीं, इसके लिए इसको बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये मकान क्या हुआ? आपने अपने क्लाइमेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए आपने डिजाइन किया। आपने अपने क्लाइमेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए ये डिजाइन किया। तो जब मैं आवासों, अधिवासों, सेटलमेंट के बारे में पढ़ूंगा तो मुझे दिखाई पड़ेगा भारत में इस तरह का भी मकान है, भारत में इस तरह का भी आर्किटेक्चर है, भारत में दूसरे तरह के भी आर्किटेक्चर बने हुए हैं। तब हम भारत में मंदिरों के आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, भारत में मस्जिदों के आर्किटेक्चर, राजपूताना आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, ये पढ़ते हैं। तो हम किस क्लाइमेटिक जोन में और हम क्या सीख रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा खान पान, कोई है इस क्लास में मेरा बंगाल से? बंगाल से कोई है इस समय? कोई पंजाब, हरियाणा? कौन है? है कोई? अब जैसे बच्चे ने लिखा, संतोष ने लिखा कि हरियाणा से, एक ने लिखा पंजाब से। भैया बताओ मुझे, खाने में क्या खाते हो? लंच टाइम में क्या खाते हो? बढ़िया, जब घर का खाना मिल जाता है तो क्या खाते हो, जरा बताओ। जो पंजाब हरियाणा से वो बताएं, क्या लंच में क्या खाते हो? फिर अभी बंगाल और आसाम वाले से पूछता हूं, बताओ बच्चे मेरे, क्या खाते हो? क्या मिलता है खाने में दोपहर में? जो पंजाब हरियाणा में, रोटी जरूर होती है, थोड़ा चावल भी होता है, छाछ होता है, दही होता है कि नहीं होता है? खूब सब्जियां होती हैं, रोटी जरूर होती, गेहूं से बना आइटम जरूर होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? राजस्थान से हो तो मोटा अनाज जरूर होगा, मक्का होगा, रागी होगा, बाजरा होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर कोई बंगाल आसाम से है या पूर्वी बिहार से है, मुझे बताओ खाने में भात यानी चावल होगा कि नहीं होगा? होगा? क्यों? दोनों भारतीय हो, एक गेहूं का सामान ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और एक चावल, हर चीज में चावल, हर चीज में चावल मिलता है, भात, माड़, ठीक है, चावल, क्लियर है? मच्छी, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। व्हाई?
बिकॉज जो बंगाल आसाम का जो व्यक्ति है वो जिस क्लाइमेटिक जोन में है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। जो पूर्वी बिहार का व्यक्ति है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। लेकिन पंजाब, हरियाणा ये चावल से कहीं ज्यादा रवि क्रॉप्स के लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, मतलब वो चावल खाएंगे लेकिन रोटी का होना जरूरी है। लेकिन अभी जैसे क्या होता है कि मान लीजिए बिहार का व्यक्ति है, तराई यूपी यानी पूर्वी यूपी का व्यक्ति है, इसको चावल ना तो उसका पेट नहीं भरेगा, बोलेगा अरे चावल ऐसे रोटी 4 दे दिया तो ऐसे देखता रहेगा कब चावल परोसेंगे। ऐसा होता है, हमारे घरों में भी होता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जो फूड हैबिट्स है वो हमारा क्लाइमेट तय करता है। तो एक व्यक्ति गेहूं के सामान, वो मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो कभी बंगाली आदमी को थोड़ा ना तुमने कहता हो तो मच्छी भात बोलेगा, वो मक्के की रोटी सरसों का साग नहीं बोलेगा। अब आप इसके लिए लड़ लो, ये आपका मन है, लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा, भारत में कल्चरल डाइवर्सिटी, मैं इसको क्या बोलूंगा, सांस्कृतिक विविधता। इसको मैं सांस्कृतिक विविधता बोलूंगा। और मेरी सांस्कृतिक विविधता कहां से आई, मेरे क्लाइमेटिक डिफरेंसेस से आई। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट फीचर के साथ है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि एक सब कॉन्टिनेंट के जो जलवायु फीचर हैं, जो जलवायु परिस्थितियां भारत में अकेले पाई जाती हैं, महान हिमालय, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान, प्रकृति ने हमें वरदानों से भर भर के भेजा, प्राकृतिक वरदानों से हम भरे। दो तरह की नदी तंत्र हैं, हिमालयन नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, पेरेनियल और जो है वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो इसी वजह से हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब अंग्रेजों ने हमें देखा तो उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया लिखते समय हमारा नेशनलिज्म हमें डिस्कार्ड कर दिया। बोला भारत एक राष्ट्र ही नहीं हो सकता क्योंकि वो एक जलवायु क्षेत्र से आए हुए थे, पिद्दी भर के तो हैं, वो एक ही तरह की नस्ल है, एक ही तरह का कल्चर है, तो कभी भारत को समझ ही नहीं पाए। और आगे चलकर बहुत से अंग्रेजी विद्वानों ने कहा कि भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता, इंडिया कैन नॉट बी नेशन। अभी एक सज्जन हमारे यहां से जाकर बोल के आए लंदन में दोबारा कि भारत की राष्ट्र की अवधारणा ही अलग है। भारत का जो ये इतनी विविधता है, ये अभी भी पश्चिम के विद्वान नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप ऑस्टिन को पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं शर्त लगती थी अंग्रेजों में कि भारत कुछ दिन के अंदर टूटकर खत्म हो जाएगा आजादी के बाद। लेकिन आज इतने सालों बाद वो ये समझ नहीं पा रहे कि इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतनी पहचाने, कल्चरल डाइवर्सिटी, इतने अंतर होने के बावजूद भारत किस रूप में एक साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो यही समझाने की कोशिश करूंगा सोशल इश्यूज में। लेकिन कई बार ये हमारी जो विविधता है, कई बार हमारी पहचानों का अंतर बन जाता है, और जब ये पहचानों का अंतर बनता है तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवादों को जन्म दे देता है। राइट? मजा आया? मुझे बताते रहिएगा। बताया, ये जो बात मैंने बता दी, इसका बड़ा सा चार्ट बना के रख लो कि अगर मेरे क्लैशेस बढ़ेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तुम किसी भी रूप में लड़ लो, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, किसी भी रूप में लड़ लो, तो ये चीज हो जाएगी। और राष्ट्र यानी कि जो आइडिया ऑफ जो हमारा राष्ट्र की ताकत है वो डिप्लीट हो जाएगी। और इस लड़ाई से किसी को कोई हासिल नहीं होने वाला। अगर किडनी लीवर से लड़ ले और लीवर फेफड़े से लड़ ले और फेफड़ा जो है वो आंखों से लड़ ले, हार्ट से लड़ ले, बोले नहीं हम तुम्हें पसंद नहीं करते, तो हम क्या हैं? हम सभी अपनी जो जो पूजा पद्धतियां हैं, जो भी हमारे सांस्कृतिक विन्यास है, जिस तरह भी हम रंग रूप में अलग हैं, खान पान में अलग हैं, रीति रिवाजों में अलग हैं, त्योहारों में अलग हैं, तो राष्ट्र इस शरीर की तरह है। तो बाहर से कोई जब आक्रांता आता तो शरीर लड़ता है ना, तो जब शरीर लड़ता है तो भुजाएं फड़कती हैं, एकदम हवा अंदर जो है वो ऑक्सीजन भर लिया जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, हार्ट पंप करना शुरू कर देता है, कलेजा एकदम मजबूत हो जाता है, और फिर हम सामने वाले पीट देते हैं रख के। लेकिन अंदाजा लगाओ, जिस बच्चे ने कमेंट किया, जरा मुझे अंदाजा लगाओ बेटा कि तुम किसी से लड़ने जा रहे हो, तुम्हारी किडनी लीवर के खिलाफ हो जाए, मान लो अगर ऐसा मौका आए, लीवर जो है फेफड़े के खिलाफ हो जाए, फेफड़ा हृदय के खिलाफ हो जाए, 5 मिनट खड़े नहीं हो पाओगे। तो जब किसी राष्ट्र के लोग अपनी इन्हीं पहचानों, जिनको वो समझते भी नहीं है कि मेरी पहचाने मेरी जलवायु की देन है, और जलवायु की देन इसलिए क्योंकि मैंने अडॉप्ट किया है उसको, तो नतीजा क्या होगा कि आपस में वो व्यक्ति क्या होगा, जिसकी किडनी फेल हो जाए, लीवर फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो राष्ट्र भी क्या हो जाता है? डाइंग। राष्ट्र कमजोर पड़ जाता है। तो हमें राष्ट्र को कमजोर करना है या हमें एकजुट होकर बाहरी शक्तियों से लड़ाई लड़नी है?
ये बड़ा सोचने का विषय है। तो अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के कमेंट ना किया करें। मेरा सविनय निवेदन है आपसे, अपनी दृष्टि को थोड़ा व्यापक करें। एक राष्ट्र के रूप में हम बहुत ही प्राचीन समय से खड़े हुए लोग हैं, इस पर गौरव करें और अपनी धार्मिक मान्यताओं से निकलें। ठीक है, राष्ट्रीय मान्यताओं के साथ जुड़ें। भारत सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। देश है तभी तो आप अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर आप सीरिया चले जाएं, यूक्रेन चले जाएं और चारों तरफ जब बम गिर रहे हो, विनाश हो रहा हो, तो वहां आप अपने रिलीजन का पालन नहीं कर सकते। माफ करिएगा लेकिन ये बहुत कटु सच्चाई है। अगर इत्तेफाक रखते हो मेरी बात से तो मुझे जरूर बताइएगा कि जब राष्ट्र की अवधारणा धूमिल हो जाती है, आज आप सीरिया में जाइए और बोलिए कि मैं अपने इस पंथ का जो है प्रैक्टिस करना चाहता हूं, एक सनसनाती हुई गोली कान के बगल से गुजरेगी, सब भूल जाएंगे उस समय। फिर एक ही बात निकलेगी मुंह से, भागो, फिर और कुछ नहीं समझ में आएगा। यूक्रेन में जाइए, करिए अपने जो है वो मजहब, अपने जो है वो पंथ का जो है वो प्रचार, कहां से कौन सा गोला गिरेगा किसी को नहीं पता चलेगा। तो राष्ट्र है तो ही ये बातें हैं। आपकी बातें कभी भी राष्ट्र यानी नेशनलिज्म के ऊपर नहीं जानी चाहिए, याद रखिएगा। मैं सही हूं? बाकी सारे विरोधों को रखिए, लेकिन इन विरोधों को नेशनलिज्म के नीचे ही रहने दीजिए। जिस दिन ये विरोध नेशनलिज्म के ऊपर आ गए तो कई बार इराक के बारे में पढ़ना, सीरिया के बारे में पढ़ना, अफगानिस्तान के बारे में पढ़ना, लीबिया के बारे में पढ़ना, यूक्रेन के बारे में पढ़ना जरूर, क्या हुआ और क्या हो रहा है। और अंत में कोई भी रिलीजन जीत जाए, मानवता हार जाती है। कोई भी रिलीजन जीत जाए, मानवता हार जाती है, यह बात याद रखिएगा।